یہ جوڈیشری کو کرپٹ کیے بغیر، جوڈیشری کو غلام بنائے بغیر، جوڈیشری کو کچلنے کے بغیر سامراج اس ملک کو غلام نہیں رکھ سکتا تھا. اس لیے اس کے لیے یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے کہ جوڈیشری اس کے پاؤں تلے رہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آصف زرداری جیسے بال جن کا سامراج کے پاس ضبط ہے، جو بے رحمی کے ساتھ استعمال کیا سکتے ہیں، ان لوگوں کے ذریعے ان کو ختم کرائیں. तहरीक मीडिया जे हर ईंदड़ वीडियो ॾिसण जे लाइ ॻाढ़े रंग जे सब्सक्राइब जे बटन खे दॿायो ऐं उन जे भरिसां घंटीअ जे बटन खे ज़रूरु दॿायो. इन सां असांजूं नयूं वीडियो सभ खां पहिरीं तव्हांखे ॾिसण लाइ मिली सघंदियूं. वीडियोस पसंदि अचनि त लाइक कयो, शेयर कयो ऐं कमेंट कयो. सबसे पहले आपसे फलीजो साहब शुरू करते हैं. ये जो न्यू कॉलोनियल एजेंडा है बैनुल-अक़वामी साम्राज्य का, जिसकी सरबराही इस वक्त अमेरिका कर रहा है, क्या वाकई ही पाकिस्तान में जो भी सूरत हाल डेवलप होती है उसकी जिम्मेदारी उस पर आयद की जा सकती है या उनके हवारियों के ऊपर? जनाब, मसला थोड़ा सा समझने का है. पाकिस्तान दरअसल मगरब के चुंगल से आज़ाद कभी भी नहीं हुआ है आज तक. ट्रांसफ़र ऑफ पावर अंग्रेज़ से पाकिस्तानी अवाम तक नहीं, ट्रांसफ़र ऑफ पावर से ट्रांसफ़र हुआ अंग्रेज़ से अंग्रेज़ी और अमरीकी इक़्तिदार की तरफ, जिसमें सीनियर पार्टनर अमेरिका था, उसका जूनियर पार्टनर अंग्रेज़ रहे बदस्तूर, यानी बरतानिया. तो बरतानिया और अमेरिका का साम्राज्यी तसल्लुत इस मुल्क पर है. नुकसान ये हुआ कि बरतानिया के हुक्मरानी के दौर पर एक वाइसराय और गवर्नर जनरल होता था. बरतानिया पार्लियामेंट होती थी, उसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे लोगों पर मुकदमे चलते थे, जिम्मेदारी होती थी, उनको बयान देना पड़ता था, बैनुल-अक़वामी तौर पर वो जवाबदेह होते थे. यहाँ कोई जवाबदेह नहीं है. उनके मुकर्रर करदा आदमी वो काम निकालते हैं, कत्ल करा देते हैं, दूसरा आता है दर से चला जाता है. ये बेचारे हमारे उनके फरिस्तादे हैं, इन पर नाम भी नहीं है, यानी गैर शरई ताल्लुकात हैं इनके. वो तो बाकायदे उनके नुमाइंदे और मातहत थे. इनसे पूछो भाई आप क्या हैं, ये कहते हैं हम वज़ीर आज़म हैं. भाई आप क्या हैं, मैं कमांडर इन चीफ हूँ. दरअसल वो हैं उनके फरिस्तादे, उनके जूनियर आदमी, उनके मुकर्रर करदा आदमी. इन बेचारों के पास कोई अख्तियार नहीं, इस्टेब्लिशमेंट बेअख्तियार है, हुकूमत उधर है, यहाँ गुमाश्ते बैठे हैं. लक़ब इनको होता है तुम क्या हो, तुम मैं हूँ, ये हूँ. अभी आप देख रहे हैं कि सफ़ीर आते हैं और उनको पढ़ाते हैं, ये बेचारे तालिब इल्म में पट्टियाँ लेके बैठे होते हैं, दूसरे तीसरे दिन आके पट्टी पढ़ा के जाते हैं. अभी तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें ये बोला, बैठे हैं, हाथ में कुछ नहीं है, ऐसे ही अख्तियार बेअख्तियार हैं. इसलिए ये पैंतरे बदलते रहते हैं, झगड़नाश करते हैं. आपका मतलब नज़र ये है कि यस, पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है उसके पस पर्दा बैनुल-अक़वामी क़ुव्वते कार फरमा है. मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ रखूँ, पस पर्दा नहीं. अब तो बबांग ये दोहल नुमाइश करके चेहरों से ओपन से जुलूस लेके साम्राज्य आते हैं और इन पर हुकूमत करते हैं, इनको बताते हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं किया. मुलाजिम लोग हैं. फलीजो साहब, आप एक अरसा से सियासत कर रहे हैं और आप जैसा आपकी पार्टी का नाम है अवामी सियासत कर रहे हैं. ये जो डेडलाइन की पॉलिटिक्स है, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 2 डेडलाइंस अनाउंस की, एक तो मरी में हुआ था, एक बाद में दुबई मुज़ाकरात के नतीजे में 12 मई की डेडलाइन दी गई. और आसिफ अली ज़रदारी ये कहते हैं कि डेडलाइन मैटर नहीं करती, सियासी इश्यूज़ या इश्यूज़ को सियासी तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए. आप डेडलाइन की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप APDM का भी हिस्सा हैं, APDM के भी रहनुमा हैं, APDM ने कौमी कॉन्फ्रेंस भी कन्वीन की है इसी हवाले से, जजेस के इशू के हवाले से. देखें जी, इल्ला माशाअल्लाह, हमारे आदमी को पता है कि मुलाजिम लोग हैं. हम इक़्तिदार में जब आएंगे, जब आका बोलेंगे, बाज़ार तो सारे बंदोबस्त होंगे कि ये आज़ाद इख्तियार फलाना. भुट्टो साहब ने किताब लिखी थी, आपने पढ़ी होगी, द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी का अफसाना. सबको पता है कि मुलाजिम लोग हैं, इल्ला माशाअल्लाह. तो अब उन पर केस हैं, अरबा रुपये के केस हैं, पैसे हैं, मिल्कियत है, सारा उनके रहम करम पर है. अगर वो छोड़ते हैं तो छोड़ते हैं, वरना हम लोग जेलों में पड़े रहेंगे. वो चाहें तो मार डालें. लियाकत अली खान को क्या हुआ, भुट्टो साहब को क्या हुआ, ज़िया-उल हक ने कौन सा जुर्म किया था या नहीं किया था अमेरिका का, ये सारे बेचारे रिलायत फरमा जानते हैं. इन्हें पता है
हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत, जैसे कुरान में इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इनका जीना, मरना, उठना, बैठना आका के हाथों में है। वो मुस्कुरा के देखेंगे तो खुश होंगे, नहीं होगा तो इनको तो जो कहेंगे। बस उन लोगों ने, दहशत गर्दों ने, साम्राज्य एजेंट दहशत गर्दों ने छातियों पर, हमारी लड़कियों के छातियों पर ठप्पे लगाए और नंगे पैर निकाल दिया, कत्लेआम किया, वकीलों को कत्ल कर दिया, तो किया। उनको जाके पैर पड़े, टोपी उतार के हम लोग जाके पेश हुए। जनरलों ने भुट्टो साहब को कत्ल किया और हमने जाके, उनके लोगों ने, उसकी पार्टी ने जाके उनको तमगे, जुर्रत की, जमहूरियत की तमगे। रिजवी साहब, मैंने पूछा, दोबारा आपको थोड़ा सा याद करवाऊं कि डेड लाइन की सियासत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं। तो डेड लाइन की पॉलिटिक्स के बारे में आपके कमेंट्स क्या हैं? जहाँ तक डेड लाइन की पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, मैं इसके हक में हूँ कि जो आदमी भागने वाला है, आपको पता है ये भाग जाएगा, उसे ये क्यों कहने का मौका दिया जाए कि साहब उन्होंने खामखा जल्दी किया, हमें चलने नहीं दिया, हमें हिलने नहीं देते, हम ये सब कुछ कर देते, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो देना भाई। ओके, मगर फिर तो कोई मुझे इख्तिलाफ नजर नहीं आता सही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मिस्टर आसिफ अली जरदारी के माबैन। वो कहते हैं कि हम अदलिया को आज़ाद अदलिया बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट अदलिया बनाना चाहते हैं, तो फिर इख्तिलाफ कहाँ है? क्या तरीक़ाकार पे इख्तिलाफ है? देखिए जी, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, आसिफ अली साहब को मालूम है उनकी बीवी को किसने कत्ल किया। उनकी मजबूरियाँ देखें ना, वो जेल में रहे इतनी देर, बाहर निकले फिर पकड़ के अंदर कर देंगे। जो लोग चीफ जस्टिस को पकड़ सकते हैं, कत्ल करा सकते हैं, मार सकते हैं, मैं साम्राज्य की बात कर रहा हूँ, ये जो इधर बैठे हैं जनरल चलने, वो उनके हाथ में है, कुछ नहीं है। वो क्या नहीं कर सकते? इतने केस हैं, अभी तक इतने विदड्रा हुए हैं, अभी भी नहीं हुए, बिलियन ट्रिलियंस की रकमें हैं वहाँ गई हैं। तो ये यहाँ आपकी ये जो नौकरी है वज़ीर आज़म की, उसको क्या करेंगे? उनको तो काम उन चीज़ों से जान छुड़ाने की है, इसलिए वो सब कुछ करेंगे उनको। अब फिर जजों के मामले में कोई गवर्नमेंट ऐसी है शरीफ है जो इंडिपेंडेंट अदलिया को बर्दाश्त कर सकती है? इनको रोज़ाना डाके डालने हैं, लोगों को तंग करना है, लोगों को जेल में बिठाना है, इनकी हुकूमत ऐसे कैसे चलेगी? ये तो इत्तेफाक हुआ बेनज़ीर साहबा का, इलेक्शन थोड़ी बहुत हुई, फेयर इलेक्शन कहाँ हुई? मुझे पता है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ था, जहाँ भी नहीं हुआ था। 1970 वाली भी फेयर नहीं हुई थी। आप सीक्रेट रिकॉर्ड लिखेंगे क्या क्या ऐसा है उन दोनों में कर रहा था। तो ये तो महज दिखावा है, ये माया है, हिंदुओं वाली माया, दिखावा है। इसको स्टेट भी है, साम्राज्य रूल है, ब्लाइंड है, बेरहम है, सफाक है। क्या चाहते हैं लोग? बेचारे मुस्कुरा रहे, वो कहते हैं मुस्कुराओ, वो कहते हैं मुस्कुराओ। उनके वालिद को कत्ल करते हैं, बेटी उसको हार पहना रही है, बीवी कत्ल हो गई, वो कातलों के पर्दे में जाके बैठे हैं, तराने गा रहे हैं, बेबस हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते। मियाँ साहब के दिमाग में पता नहीं क्या फजूर आ चुका है कि वो खड़ना चाहते हैं। मैं तो आफरीन देता हूँ मियाँ साहब, क्योंकि इतनी देर खड़े रहे हैं। हम रोज़ देते हैं दिन में कि पता नहीं कब वो टर्निंग का खुदा ने किस वक्त ज़मीन निकल जाएगी, इतनी देर खड़े। जब रूसी इनकलाब आया था तो लोग गिन रहे थे कितने दिन के बाद फ्रेंच इनकलाब की तरह ये फेल हो जाएगा। रोज़ गिनते, अच्छा इतने दिन क्यों गुजर गए? तो हम भी गिनते हैं, अच्छा इतने दिन मियाँ साहब खड़े रहे, अभी खड़े हैं, ज़बरदस्त। और चीफ जस्टिस भी अभी बदल गए, अदीब बदल गए। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा आदमी जो पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्नाह के पैदा किया है, ये शख्स है। अगर ऐसी जुडिशरी उन दोनों होती, इससे पहले इफ्तार अहमद जैसा आदमी पैदा होता तो भुट्टो को फांसी दे सकते थे। पाकिस्तान की फांसी चौधरी, अगर इफ्तार मोहम्मद चौधरी जैसा आदमी उस जमाने में होता तो जिस तरह उन्होंने उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने धंधे किए हैं, तो भुट्टो जैसे आदमी को फांसी दे सकते थे। ये जुडिशरी को करप्ट किए बगैर, जुडिशरी को गुलाम बनाए बगैर, जुडिशरी को कुचलने के बगैर साम्राज्य इस मुल्क को गुलाम नहीं रख सकता था। इसलिए उसके लिए ये जिंदगी मौत का मसला है कि जुडिशरी उसके पांव तले रहे। और उसके लिए ज़रूरी है कि आसिफ जरदारी जैसे बाल जिनका साम्राज्य के पास जब्त है, जो बेरहमी के साथ इस्तेमाल किया सकते हैं, उन लोगों के जरिए उनको ख़त्म कराए। सही। आप ये बताइए, अब आसिफ अली जरदारी साहब ने ये भी फरमा दिया है कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में करारदाद पेश कर दी जाएगी। क्या वाकई ही पेश कर दी जाएगी? क्या वाकई ही जो 60 जजेस हैं, चीफ जस्टिस इफ्तार मोहम्मद चौधरी समेत, इनको इनके पर काटे बगैर बहाल कर दिया जाएगा? मुमकिन ही नहीं है। मैंने आपको कहा कि भाई कैदी हैं, उसको कहे वो हंसो, वो हंसता है।
کہہ کے مارو کہہ کے مارتے ہیں۔ آپ سے اس لیے کہ آپ وکیل بھی ہیں میں اور سینئر جانتا ہوں ایڈوکیٹ، میں جانتا ہوں کچھ نہیں کریں گے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے۔ فری جوڈیشری پاکستان میں آئی اور ججوں کے ذریعے لوگوں کو پھانسی پہ لٹکانے کا پاور سامراج کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ ابھی آصف علی زرداری کو یہ کورٹ نہ ہو دوسرے کورٹ کو ہاتھوں پھانسی لگا سکتے ہیں، مجھے لگا سکتے ہیں، کسی میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جوڈیشری جو ہے، جو غلام جوڈیشری ہے، جس کی ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں، جن کی زندگی خود خطرے میں ہے، ججوں نے دیکھ نہیں لیا ابھی کیسے مار پڑی چیف جسٹس کو، کیسے ججوں کو بے عزت کیا۔ یہ جو ابھی جج بیٹھے ہیں انہیں معلوم نہیں کہ ہماری حالت کیا ہونے والی ہے۔ غلام جوڈیشری سامراج کی اول نمبر ضرورت ہے۔ ہر ایک آدمی کی زندگی خطرے میں ہے اس جوڈیشری، غلام جوڈیشری کے ہاتھوں۔ سارا پاکستان خطرے میں ہے، اس لیے ان کو غلام کے ایک چابک کا انتہا ہے، ہنٹر ہے، بھیجو تمہیں کورٹ میں۔ اس لیے یہ بیچارے غلام ہیں، یہ بول نہیں سکتے، جس کو لائیں گے وہ وہی کہے گا۔ کوئی ایسا ہوگا مستانہ آدمی جو کھڑا رہے گا، ہر ایک کی مجال نہیں، یہ غلام کالونی ہے، یہ سب غلام لوگ ہیں۔ جو چار لوگ جو سر سے ہاتھ دھو کے بیٹھے ہوں گے وہ بیٹھے ہوں گے۔ ابھی ہم رسول بخش پلیجر صاحب آپ کی جانب، یہ جو سٹیکس ہیں امریکن، اور آپ نے درست کہا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ تو سوٹ نہیں کرتی، کیا پاکستان کی ڈیموکریٹک قوتیں جو ہیں، جو پولیٹیکل اینٹیز ہیں، اگر وہ بھرپور طریقے سے فائٹ کر کے پاکستان کی سوورنٹی کو بچانے کے لیے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری قائم کر لیتی ہیں تو یہ ایک سفر ہوگا غالباً سوورن پارلیمنٹ اور سوورن پاکستان کی جانب؟ تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ جو امریکی ایجنٹ ہیں وہ لڑائی کریں گے اور دوبارہ سے یہاں پہ انارکی جیسی سچویشن ڈیولپ کرتے ہیں؟ امریکہ سب کچھ کر گیا تھا، لیکن پہلے ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کہانی امریکہ نے گھڑی ہے کہ وارن ٹیرر ہے، ان کو کس نے پیدا کیا؟ امریکہ کے کتنے آدمی وارن ٹیرر میں مرے ہیں؟ 5000۔ کتنے لاکھ وہ مار چکا ہے عراق میں، کتنی لاکھ مار چکا ہے وہ افغانستان میں۔ اس کے اوپر ہم ایک پروگرام کریں گے جی۔ تو الگ سے یہ تو ساری فراڈ ہے، سارے ملکوں کو ختم کرنے کے بعد اب یہ الٹا سارے جہان کو کھانے کے لیے شروع ہو گیا ہے، اور یہ اگر گڑبڑ بچائیں گے۔ لیکن پاکستان کے عوام یہاں اگر جرت کریں، اپنے پاؤں پر کھڑے رہیں، تو آج تو بین الاقوامی صورتحال تبدیل شدہ ہے۔ کیا ہندوستان کے عوام چاہتے ہیں کہ سامراج کا تسلط ہو اور سارے ادھر ہو جائیں؟ کیا چین یہ چاہتا ہے؟ کیا روس چاہتا ہے؟ کیا مشرق وسطیٰ کے عوام یہ چاہتے ہیں؟ آج تو ہوائیں بدلی ہوئی ہیں، موسم بدل گیا ہے، اقتصادی بحران آ گیا ہے، وہ عارضی نہیں ہے، پرماننٹ ہے۔ اگر چائنا رشیا اور انڈیا اپنے پیسے نکال لیں، اگر عرب ملک نکال لیں، اس کو یورو میں تبدیل کر دیں، ڈالر میں، امریکی اکنامی تو بیٹھ جائے گی۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ آیا ہے جب 500 برس کے بعد سامراج سے اقتدار کھسک کر مشرق کی طرف جا رہا ہے۔ یہ 1453 کے بعد قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کے بعد جو لمحہ آیا تھا، 500 برس ساری دنیا کے یہ بادشاہ تھے، اب وہ لمحہ آیا ہے تو اس پر زوال آ گیا ہے، اور تیزی سے زوال آ رہا ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ سامراج کا واٹرلو مڈل ایسٹ کے سلسلے میں پاکستان میں آیا ہے۔ میدان تیار کیا ہے عراق والوں نے اور افغانستان والوں نے، اب ساری دنیا والوں نے اور لیٹن امریکہ نے۔ واٹرلو یہاں آ رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر ہماری جمہوری طاقتیں اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں تو یہ جو ظلم ہے، بربریت ہے، میرے آپ سندھ میں پانی کا گھونٹ نہیں ہے لوگوں کو دفن کرنے کے لیے، یہ تماشے کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، جانے کر غلام ہیں نا، اس طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ اب پتہ ہے آپ کو کیا ہوا ہے؟ یہ پانی اس لیے بند کیے ہوئے ہیں کہ سندھ کی زمین انہوں نے بیچ دی ہے۔ اس میں ہمارے حکمران نئے جو ہیں ہنس رہے ہیں، کود رہے ہیں، وہ بھی شریک ہیں کہ ان کو بھی $1 بلین ملیں گے، اور وہ جو دہشت گرد بیٹھے ہیں یہ بھی دلالی کا کام کریں گے۔ ساری سندھ بیچنی ہے انٹرنیشنل کمپنیز اور امریکہ کو، سندھ اور بلوچستان انہوں نے بیچ ڈالی ہے۔ اس لیے میرے خیال میں پورا پاکستان۔ پلیجو صاحب مگر یہ بتائیے، اے پی ڈی ایم جو قومی کانفرنس طلب کر رہی ہے، بلا رہی ہے، کنوین کر رہی ہے، ہوسٹ کر رہی ہے، کیا اے پی ڈی ایم کا اس وقت یہ فریضہ نہیں بنتا کہ یہ جو مخلوط حکومت ہے اس میں اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے کوئی کردار ادا کرے؟ یہ انٹیکٹ رہے، امن ان کو جوڑ کے رکھنے میں کوئی کردار ادا کرے، یا کہ بڑے ادب کے ساتھ اس کو روکنے، تباہیوں سے روکنے کے لیے، اور یہ جوڈیشری ایک بوگس قائم رکھنے سے روکنے کے لیے پوری قوت لگائیں گے تو بھی مجھے ڈر ہے کہ نہیں ہوگا۔ جب تک یہ بحران زیادہ گہرا نہیں ہوگا، یہ ٹوٹل ایکسپوز نہیں ہوں گے، یہ
फर्स्ट राउंड में कुछ भी नहीं होगा, ये बहाने करेंगे, टाइम लेंगे, ये लेंगे, फला करेंगे। ये जंग तवील है, इसको मजबूत करना आपका इसका है कि इस स्टेटस को बचाया जाए। मेरा ख्याल है कि जदोजहद करनी चाहिए। इन पर अगर एपीडीएम का प्रेशर ना होता तो ये जो तो बेनज़ीर को मरवा के बाय एग्रीमेंट देव डन इट। सब ने ये मुतफिक रखे, जो भाई हैं स्टेक होल्डर्स, उन सब ने इसको मरवा के फिर हंसते खेलते चक्कर लगा के ऐसे नौजवानों की तरह कूद रहे हैं, उछल कूद रहे हैं। दिस इज बाय एग्रीमेंट ऑफ ऑल द कंसर्न स्टेक होल्डर्स इन द रिएक्शनरी एंटी अमेरिकन पॉलिसीज। अब ये बैठे हैं मुल्क को तीमाल करने के लिए, इसको मजबूत करने की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं, हम इस ये इख्तिलाफ करते हैं। यू मीन करना चाहिए, इट शुड बी एक्सपोज्ड। जी क्या कहेंगे? एक्सपोज करना चाहिए। हमें तो उम्मीद बनती नजर आती है कि दोबारा से आपकी पार्टी दे शुड ट्राई देयर बेस्ट। हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, ये समझते हैं कुछ होगा, ऐसे ये दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। रसूल बख्श पलीजो साहब का ख्याल ये है कि जब तक ये मौजूदा निज़ाम और मौजूदा जुडिशरी, जो कि उनके ख्याल में गुमाश्ता जुडिशरी है और साम्राज्य एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ये जुडिशरी बैठाई गई है, जब तक ये मुकम्मल तौर पे एक्सपोज नहीं होती, इसका चेहरा मुकम्मल तौर पे नज़र नहीं आता पाकिस्तान के अवाम को, उस वक्त तक इसमें किसी किस्म की गुंजाइश उनको नज़र नहीं आती कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी की जानब कोई सफ़र तय कर सके। बहरहाल हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट से, हम तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी कि वो थोड़ा सा मज़ीद रैशनल होके और अपनी इस पोजीशन को एक्सरसाइज करते हुए, कोलिशन में रहते हुए, अपना दबाव बढ़ाते हुए जजेस का गोल भी अचीव करें और दीगर जो सॉवरन पाकिस्तान के हवाले से, सॉवरन पार्लियामेंट के हवाले से जो गोल्स अचीव करने हैं वो करें। दुरुस्त कहते हैं रसूल बख्श पलीजो साहब भी और आप भी, इकबाल ज़फ़र जगरा साहब, कि ये एक तवील जंग है और इस जंग में कितने बरस जो है वो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा ये कोई नहीं जानता, मगर ये इस जंग का आगाज़ हो जाना चाहिए और हम तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं कि इस जंग में पाकिस्तान का बच्चा बच्चा शामिल होगा। इसके साथ ही ताहिर राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। For more such updates, subscribe to our channel Tehreek Media and press the bell icon for free notification updates. And don't forget to like, comment and share.